अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, सीडीए एंड जनरे। अब सीडीए क्या होता है, इसका क्या कनेक्शन है जनरे के साथ, हम जनरे का हम सीडीए किस तरह से करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले जो है वो हम जनरे देखते हैं कि जनरे होता क्या है। जनरे बेसिकली स्पेसिफिक फॉर्म है स्पोकन या रिटन फॉर्म लैंग्वेज की, जिसके थ्रू जो है वो हम ख़ास मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं या अपना मकसद पूरा करते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ से आपने जनरे की डिफ़ाइन कर लेनी है। जनरे आर वेज इन विच पीपल गेट थिंग डाउन थ्रू द यूज़ ऑफ स्पोकन और रिटन डिस्कोर्स। वी यूज़ लैंग्वेज इन पार्टिकुलर वेज अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्ट एंड पर्पस ऑफ द जनरे। ठीक हो गया। हम लैंग्वेज को जो हमारा मकसद होता है ना, मतलब किसी भी चीज़ का, किसी लैंग्वेज का या कोई काम करने का, किसी उस जो भी जनरे बेसिकली ना, तब हम उस चीज़ को जनरे कहते हैं जब हम ख़ास मकसद के लिए लैंग्वेज को तरतीब देते हैं, उसे वो हमारा हो जाता है जनरे। ठीक है। अब उसमें हम लैंग्वेज को मुख्तलिफ जो है वो वेज़ में यूज़ करते हैं अपना मकसद पूरा करने के लिए। द रिलेशनशिप बिटवीन अस एंड द ऑडियंस वी आर राइटिंग फॉर। इसमें बेसिकली जो है वो हम लैंग्वेज को स्ट्रक्चर करते हुए इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि हम हमारा और जो जिस ऑडियंस को हम जो है वो ये चीज़ डिलीवर करने जा रहे हैं, उनके साथ हमारा क्या कनेक्शन है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखने के बाद जो है वो हम लैंग्वेज को डिज़ाइन करते हैं, इसे हम कहते हैं जनरे। और इसके बाद आप लोगों ने जो है वो बेसिकली लुकिंग एट द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन पार्टिकुलर वी नीड टू डिस फोकस ऑन सोशल एंड कल्चर कॉन्टेक्स्ट। ऑब्वियसली अगर हमने जनरे को जो है वो पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है, तो हमें सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को भी उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से अब हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसमें भी मुख्तलिफ़ फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं तो उसमें और तरह की कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, वो व्हाट्सएप का जनरे है। चैट रूम्स हैं और ब्लॉग्स वगैरह, ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म्स हैं। ब्लॉग्स के थ्रू हम और तरह की जो है वो लैंग्वेज को यूज़ करके ऑडियंस को इंगेज करती हैं अपने साथ। इसी तरह चैट रूम्स हैं और ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड्स जो हैं, उसमें भी एक मतलब, और उसमें फिर प्रॉपर एक फॉर्मल टाइप जो है वो हम लैंग्वेज को जो है स्ट्रक्चर देते हैं। उस हिसाब से फिर जो है वो हमारा मकसद होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सारा हमारा काम होता है। ठीक है। तो ये पार्टिकुलर जिस भी चीज़ में, जिस भी जगह में, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हम लैंग्वेज को जिस तरह से यूज़ करते हैं, वो उस जगह का, उस चीज़ का जनरे बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइनिंग जनरे। जनरली बेसिकली इसमें ना थ्री बेसिकली जो रिसर्चर्स थे ना, उनकी डिफाइंस दी हुई हैं। आप लोगों ने इनको जस्ट अपने जो है वो कंसेप्ट के लिए देखना है, बाकी इसमें से याद कुछ भी नहीं करना। मार्टिन ने कहा था कि जनरे जो है वो स्टेज गोल ओरिएंटेड पर्पसफुल एक्टिविटी होती है। ठीक है। इसमें एक बेसिक जो है वो हमारा पर्पस होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो गोल होता है, पर्पस होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम अपनी सारी जो है वो लैंग्वेज को तरतीब देते हैं। ठीक है। इन विच स्पीकर इंगेज एज मेम्बर्स ऑफ आवर कल्चर। ठीक हो गया। वी पार्टिसिपेट इन जनरे विद अदर पीपल गोल ओरिएंटेड बिकॉज वी यूज़ जनरे टू गेट थिंग्स। ठीक हो गया। ये स्टेज्ड क्यों है, क्योंकि इसमें हम लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है। दूसरा, ये गोल ओरिएंटेड क्यों है, क्योंकि इससे जो है वो हम अपनी मखसूस चीज़ें करते हैं, कोई मकसद पूरा करते हैं। स्टेज बिकॉज इट यूजुअली टेक्स अस अ फ्यू स्टेप्स टू रीच आवर गोल। ठीक हो गया। इसमें बेसिकली हम जो है वो ये नहीं है कि डायरेक्ट एक चीज़ है उसको डिलीवर करें, नहीं, इसमें भी हम स्टेजेस में जो वो चीज़ जो है वो डिलीवर करते हैं। उसके पहले स्टेजेस बनाते हैं कि इस तरह से पहले ये चीज़ होगी, फिर ये चीज़ होगी, फिर ये चीज़ होगी, और इसके बाद जो है वो इसको प्रॉपर जो है डिज़ाइन किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो स्पेल्स ने क्या कहा था कि स्पेल्स ने प्रेफर द नोशन ऑफ मेटाफर फॉर टॉकिंग अबाउट जनरे। अब स्पेल्स ने इसकी जो है वो डिफ़ाइन देने की बजाय उसे कहा था कि मेटाफर का वर्ड अगर हम इसके लिए यूज़ करें ना, कि मुहावरे, तो ये बेहतर है, क्योंकि इसमें जो है वो हम ये नहीं है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी रहते हैं, बल्कि इसमें हम जो है वो क्रिएटिविटी भी ऐड करते हैं। ठीक है। मतलब चीज़ें अंदर से चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ड्रामा ही ले लें तो उसमें डायलॉग्स तो होते हैं, लेकिन सिर्फ डायलॉग्स ये तो नहीं कि कोई भी आकर डायलॉग बोल दे, नहीं, उसमें क्रिएटिविटी होती है, उसमें आर्टिस्ट की अपनी जो है वो समझ लें कि एक कारकर्दगी होती है जिससे वो चीज़ों को इन्हांस करता है। ठीक है। तो ये फिर उसका जनरे हो जाता है। ही कंसीडर दैट डेफिनेशंस आर ऑफन नॉट ट्रू इन ऑल पॉसिबल वर्ड्स इन ऑल पॉसिबल टाइम्स एंड कैन प्रिवेंट अस। अब वो कहते हैं कि डेफिनेशन हर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो है वो सही नहीं भी होती, इसलिए उसने मेटाफर का वर्ड जो है वो इसके लिए यूज़ किया था। नेक्स्ट मिलर है, थर्ड वाला। मिलर्स नोशन ऑफ जनरे एज अ सोशल एक्शन हैज़ बीन स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द एरिया नोन एज रिटोरिकल जनरे स्टडीज़।
अब इसमें रिटोरिकल जेनर स्टडीज़ में ना इसका मेन किरदार था कि जेनर की स्टडीज़ जो हैं वो किस तरह से होती हैं, उसमें किस तरह की टोन यूज़ की जाती है जेनर में, और रिटोरिकल स्ट्रेटजीज़ कौन सी है। तो ये ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसका एनालिसिस जो है वो इसने दिया था। ठीक है। इन दिस व्यू अ जेनर इज़ डिफाइंड नॉट इन टर्म्स ऑफ द सब्सटेंस और इन द फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स बट एन एक्शन। ठीक है। ऊपर से भी यही हम पढ़ते आ रहे हैं कि जेनरे जो है वो जस्ट एक लैंग्वेज की फ़ॉर्म नहीं है कि हम कह दें कि ये एक लैंग्वेज की फ़ॉर्म है, नहीं, ये एक एक्शन है जिसमें बहुत सारे जो है वो एक्शंस होती हैं उसको किसी एक टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, किसी एक गोल को पूरा करने के लिए। द एक्शन इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय अदर पीपल एंड द जेनर इज़ एक्सेप्टेड ओवर टाइम। ठीक है। वो एक्शंस दूसरे लोग जो है वो उसे एक्सेप्ट करते हैं, फिर उससे लर्न करते हैं, और वो ओवर टाइम जो है वो चलता रहता है। ठीक है। जेनर दस इज़ अ काइंड ऑफ सोशल एग्रीमेंट। ठीक है, अबाउट द वेज ऑफ डूइंग थिंग्स विद लैंग्वेज इन पार्टिकुलर। अब ओबियसली सोशल एग्रीमेंट है जिसमें हम जिसके थ्रू जो है वो हम थिंग्स करते हैं सोशल और कल्चरल सेटिंग्स में। मिलर आल्सो डिस्कस द नोशन ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ से ना आपने शुरू से लेके एक जनरे की डिफाइन करनी है, बाकी आपने याद रखना है कि जनरे जो है वो गोल ओरिएंटेड है, पर्पसफुल एक्टिविटी है, स्टेज्ड है। बाकी मिलर ने जो है वो अगली अप्रोच दी थी टाइपिफिकेशन की। टाइपिफिकेशन क्या होती है? Typification is therefore a typical forms a genre might take as well as a typical content or typical action। ठीक है। अब टाइपिफिकेशन होती क्या है? अब वो फॉर्म, वो एक्शन या वो स्ट्रक्चर जिसमें हम जनरे को डालते हैं वो उसकी टाइपिफिकेशन होती है। ठीक है। टाइपिफिकेशन बेसिकली टाइप का मतलब होता है कोई चीज़ टाइप करना, किसी चीज़ को डिज़ाइन देना। तो जनरे को जिस तरह हम डिज़ाइन देते हैं वो उसकी टाइपिफिकेशन होती है। ठीक है। तो ये इसकी आपने यहाँ से जो है वो डिफ़ाइन कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर 27, चॉइस एंड कंस्ट्रेंट्स इन द यूज़ ऑफ जनरे। अब जनरे को यूज़ करने में जो चॉइसेस हैं, उसकी कंस्ट्रेंट्स हैं, वो पढ़ेंगे कि क्या है। तो ड्राइंग ऑन द वर्क ऑफ डेवल स्वेल्स द व्यू ऑफ जनरे इन विच देयर आर बोथ चॉइसेस एंड कंस्ट्रेंट्स रेगुलेटेड एंड क्योस। बेसिकली जब जनरे जो है ना, ये इसमें चॉइसेस भी होती हैं, इसमें कंस्ट्रेंट, मतलब ये समझ लें कि कुछ चॉइसेस होती हैं, कुछ उसमें कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं, कुछ रेगुलरिटी, कुछ बिगाड़ भी होता है। ठीक है। ये नहीं है कि सारी चीज़ें सही ही ठीक ही हैं, कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं। जनरे आर डायनामिक एंड ओपन टू चेंज। ठीक है। जनरेज जो होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, मतलब विद टाइम चेंज होते रहते हैं। ठीक है। जिस तरह की ज़रूरत होती है उसके अबाउट जो है वो हम इसमें चेंजेस जो है वो करते हैं। बेसिकली यहाँ पे इसके कहने का ये मतलब है कि जनरे में प्रॉपर स्ट्रक्चर तो होता ही होता है। ठीक है। प्रॉपर उसकी चॉइसेस होती हैं, लेकिन उसमें कंस्ट्रेंट्स इस तरह से होती हैं कि हम उनको अपनी क्रिएटिविटी से, अपने माइंड से, अपनी जो है समझ बूझ से, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनको डिज़ाइन देते हैं, उसमें टोन, उसमें मज़ीद जो है वो चीज़ें ऐड करते हैं ताकि उनको इंगेजिंग बनाया जाए। ठीक है। दूसरों के लिए कन्फर्मिटी अमंग जनरल्स यूज़ इज़ अ फैक्ट ऑफ जनरे फॉर जनरल्स। यहाँ से आपने जो है वो कुछ भी नहीं करना, जस्ट यही समझना है कि आपकी जनरे जो है वो डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई बिज़नेस की रिपोर्ट ले लें। ठीक है। जिसमें स्टूडेंट जो होता है उसने प्रेजेंट करने का जो है वो तरीका डिफरेंट होता है उनका ना। जैसे कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट या कोई अब प्रेजेंटेशन समझ लें, प्रेजेंटेशन है। ठीक है। उसमें स्टूडेंट ने प्रेजेंटेशन एक बंदे ने लिख दी। ठीक है। लिखने वाले ने तो उसने लिख लिया। अब वो बहुत अच्छी लिखी है, बहुत अच्छी है, लेकिन स्टूडेंट जो प्रेज़ेंट करना है, जिस स्टूडेंट ने प्रेज़ेंट करनी है उसको प्रेज़ेंट करनी नहीं आई। ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो उसका बहुत अच्छा था, और प्रेज़ेंट करनी नहीं उसे आई, उसे उसको प्रॉपर टोन में यूज़ नहीं जो है वो इन्हांस करना नहीं आया, उसे उसको डिलीवर करना नहीं आया, उसके स्पेसिफिक पॉइंट्स को हाईलाइट करना नहीं आया अपनी लैंग्वेज से, तो फिर वो उसकी जो स्ट्रक्चर था वो ज़ीरो हो गया। ठीक है। चाहे वो बड़े एक्सपर्ट ने लिखी थी, लेकिन उसको डिलीवर करने का तरीका नहीं आया, तो दैन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सही हो गया। तो इसका मतलब है कि जनरे जो है वो चॉइसेस तो उसमें होती हैं, उसमें हम जो है वो अपने स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लेकिन उसमें हमारी क्रिएटिविटी भी ऐड होती है। सही हो गया। अब ड्रामा किसी ने लिखा, बहुत अच्छा लिख दिया, अगर करैक्टर्स ही अच्छे ना हुए, उसमें चीज़ें ना अच्छी हुई, तो रेगुलरिटी तो है, फिर उसके साथ साथ बिगाड़ भी आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये आपने जस्ट पढ़ लेना है, बाकी इसमें जो है वो कॉन्सेप्ट लेना है आपने। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 28, रिलेशनशिप बिटवीन जनरेस। अब जनरेस के दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है? अब यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है कि एक जनरे जो है ना वो दूसरे जनरे से रिलेटेड होता है। ठीक है। यूज़ ऑफ वन जनरे में अज्यूम और डिपेंड ऑन द यूज़ ऑफ अदर जनरेस इंटर रिलेटेड जनरेस। एक जनरे का यूज़ या उसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है ना वो दूसरे जनरे के
रिलेटेड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्होंने दी हुई हैं ना, एन एग्जांपल ऑफ दिस एकेडमिक ऐसे विच में ड्रा फॉर्म इन साइड अ नंबर ऑफ अदर जनरल सच एज एकेडमिक लेक्चर्स वगैरह। अब वो कहते हैं कि अगर हम एकेडमिक ऐसे ही लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एकेडमिक ऐसे हम लिख रहे हैं, वो एक जनरल है, उसमें हम रेफरेंसेस देते हैं, प्रीवियस जो है चीज़ों को ऐड करते हैं कि इसने ये कहा था, इसने इसकी ये थेरी है, इसके तो वो हम प्रीवियस जनरेस को जो है वो उनके जनरेस को यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक जनरे जो है वो इंटरलिंक होता है बाकी जनरेस के साथ। ठीक हो गया, यहाँ पे समझ आ गई। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कोप फाउंड अ कॉम्प्लिकेटेड जनरे इन द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द स्टूडेंट्स हु इंटेंड टू एम्प्लॉय फॉर द एडमिशन टू वोकेशनल कॉलेजेस। द स्टूडेंट हैड टू engage in a range of spoken written genres, each of which was interconnected with the other, as well as सम कोर्सेज हैड वॉक इन एनरोलमेंट वे स्टूडेंट्स ओके। यहाँ पे जो है उसने एक एग्जांपल दी हुई है जनरे कि किस तरह से एक जनरे जो है वो दूसरे जनरे से इंटरलिंक्ड होता है। कि एक स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, आप समझ लें कि वो किसी वोकेशनल कॉलेज में एडमिशन के लिए गया है, ठीक है, किसी ख़ास सब्जेक्ट में उसने एडमिशन लेना है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जो है वो कोर्स गाइड, मतलब उनकी एक होती है ना, जैसे हम जो है वो अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के भी है ना, जैसे कि वो जिसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में सारी गाइडलाइंस होती हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, इसमें ये कोर्सेज़ हैं, इसमें ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये इसकी जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फ़ीस स्ट्रक्चर है, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसी तरह वो स्टूडेंट वहाँ की कोर्स गाइड पढ़ेगा। फिर उसके बाद जो है वो एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म देगा, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ॉर्म सबमिट करवाएगा उसको प्रॉपर जो है वो उसमें अपनी जो है चीज़ें ऐड करके। उसके बाद फिर क्या होगा कि उसकी एनरोलमेंट होगी, ठीक है, उसमें उसमें उसका नाम आएगा, अगर वो सिलेक्ट हो गया तो फिर उसका नाम आएगा, अगर नहीं सिलेक्ट हुआ तो फिर नहीं। तो इसमें इस तरह से, और उसके बाद फिर जो है वो उसका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इसमें ये देखिए, अब कोर्स गाइड उसका रिलेशनशिप है एप्लीकेशन फ़ॉर्म वाली जनरल से, उसका रिलेशनशिप है एनरोलमेंट से, उसका रिलेशनशिप है आपकी इंटरव्यू से। और इंटरव्यू में जो मतलब इंटरव्यू होता है ना, वो ये नहीं देखता कि इसने क्या पढ़ा क्या नहीं, वो फिर क्वेश्चन भी पूछता है शुरू से लेके, ठीक है, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस से, फिर उनके कोर्स गाइड उन्होंने जो ली उससे उन्होंने क्या देखा, क्या उनको समझ आई इस यूनिवर्सिटी के बारे में या इस कॉलेज के बारे में। फिर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया करवाया, तो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसमें मतलब उसमें जो है वो पूछता है। तो इन शॉर्ट एक जो चीज़ है वो एक जनरे जो है वो दूसरे जनरे के साथ इंटरलिंक्ड होता है। और ऑब्वियसली इसमें जो है वो स्टूडेंट यही कोशिश करेगा कि मैं जो है वो पहले जाऊँ, पहले मेरा जो है वो नाम आए, ताकि मेरी एनरोलमेंट में भी ऊपर आए नाम। और अगर उसका एनरोलमेंट है या उसकी कोई इंटरव्यू है तो वो भी सुबह उसके लिए पहले उठेगा। तो ये जो एक चीज़ जो है ना वो दूसरी चीज़ के साथ, एक जनरे जो है वो दूसरे जनरे के साथ इंटरलिंक होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जनरेस। नेक्स्ट है हमारा, अब ये देखें, जॉब इंटरव्यूज़ कंटेन अ नेटवर्क ऑफ जनरल इंक्लूडिंग जॉब एडवर्टाइजमेंट्स, पोजीशन डिस्क्रिप्शन। अब कोई जॉब इंटरव्यू ही है, उसमें हम जो है वो सबसे पहले एक जॉब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, फिर हम एप्लीकेशन लेटर सबमिट करवाते हैं, फिर हम अपनी सीवी देते हैं वहाँ पे, और उसके बाद हमारा जो है वो इन सारी चीज़ों के पे बेस्ड एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो एक जनरे जो है वो दूसरे जनरे के साथ इंटरलिंक्ड है। अब डायरेक्ट जो है वो हम जाकर एप्लीकेशन लेटर नहीं देते, पहले हम जॉब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो ये एक प्रॉपर जो है वो चीज़ है, इसे हम कहते हैं। अब ये देखें, जिस तरह ये प्रॉपर स्ट्रक्चर किया गया ना, स्ट्रक्चर वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, इसे हम कहते हैं टाइपिफिकेशन ऑफ जनरेस। ठीक हो गया, यहाँ पे वो भी आप जो है वो इनको उसकी एग्जांपल में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर 29, जनरल एनालिसिस एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। अब जनरल एनालिसिस जो है वो वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग का हम कर सकते हैं, कोई भी राइटिंग की फॉर्म है उसका हम जनरल एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सम रिसेंट स्टडीज हैव एग्जामिन्ड द डिस्कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ रिसेंट रिसर्च आर्टिकल्स, मास्टर थीसिस, डॉक्टरल रिसर्चेस एंड जॉब एप्लीकेशन, सेल्स प्रमोशनल लेटर्स, ईच एंड एवरीथिंग। जिस तरह का भी ऑब्वियसली जिस तरह की कॉन्टेक्स्ट होगा उसी तरह की वो चीज़ लिखी गई होगी ना। रिसर्च आर्टिकल और जॉब एप्लीकेशन सेम तो नहीं ना हो सकते, ना उनका स्ट्रक्चर सेम है। तो हम जिस तरह की भी राइटिंग है उसी तरह का हम जो है वो उनका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है वो इसको जो समझना है, वन मॉडल दैट हैड अ पार्टिकुलर इम्पैक्ट इन दिस एरिया इज़ व्हाट हैज़ कम कार्स क्रिएट अ रिसर्च स्पेस, ठीक है। अब बेसिकली क्रिएटेड रिसर्च स्पेस का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस कर सकते हैं, किसी भी राइटिंग फॉर्म पर, लेकिन सबसे पहले हमने जो है वो अपनी जगह बनानी होती है उस रिसर्च में, उस चीज़ में, ठीक है। ऑब्वियसली
हम किसी भी चीज़ का एनालिसिस करने जा रहे हैं तो पहले हमें नुक्स तो निकालना पड़ेगा ना कि हमने किस चीज़ का एनालिसिस करना है। इस पे तो पहले ही इतने एनालिसिस पड़े हुए हैं, फिर हमने किस चीज़ का एनालिसिस करना है कि इसमें जो है वो स्पेसिफिक एक जो है वो चीज़ हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो पहले हमने प्रीवियस को स्टडी करना होता है, उसमें फिर जो है वो अपनी स्पेस बनानी होती है। दिस फ्रेमवर्क डिस्क्राइब्स द टिपिकल डिस्कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ द इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स। और स्वेल्स ने कहा था कि इस सेक्शन में जो है, इस रिसर्च आर्टिकल के सेक्शन में हम एक रिसर्च टेरिटरी एस्टेब्लिश करते हैं। टेरिटरी का मतलब होता है कि हम जो है वो पहले एक गैप आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम उसको इस्टेब्लिश करते हैं कि भाई ये नुक्सा हमने अपनी रिसर्च से इसको इस तरह से फिलअप करना है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है। उसके बाद फिर गैप आइडेंटिफाई करने के बाद जो है वो हम अपने अंदर ऐड करते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हम इस गैप को किस तरह से फिल करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड एकेडमिक राइटिंग। अब लैंग्वेज और एकेडमिक राइटिंग का आपस में क्या रिलेशन है? तो देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ व्यूज ऑन द नेचर ऑफ जनरेट स्पेसिफिक लैंग्वेज। ऑब्वियसली जिस तरह की एकेडमिक राइटिंग होगी उस तरह की उसकी स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी। ठीक है, अब हुचिन्सन और वेटर्स ने कहा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट जो होती हैं ना वो डिफरेंट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे आप यही ले लें कि एक थीसिस आप राइट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप जनरल वोकेबलरी तो नहीं ना यूज़ करेंगे जो आप डेली लाइफ में एवं ही बोलते हैं। उसमें टेक्निकल वर्ड्स होंगे, स्पेशल वोकेबलरी होगी उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। ठीक है, इस तरह अगर आप जो एप्लीकेशन लेटर यूज़ राइट कर रहे हैं तो उसमें जो जनरल लैंग्वेज होगी वो उस स्पेसिफिक जो है वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे यही जो बाइबल ने भी यही कहा है कि डिफरेंट कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट जो होते हैं वो यूज़ होते हैं हर तरह की सिचुएशन में। ठीक है, तो इन सारी दीज क्लियरली आर लैंग्वेज डिफरेंसेस बिटवीन जनरेज। अब इस व्यू में जो है, इनके व्यूज़ में ये क्लियरली जो है वो बताया गया है कि मुख्तलिफ जो है ना जनरेस की लैंग्वेज डिफरेंट होती है। ठीक है, उनमें लैंग्वेज डिफरेंसेस होते हैं। दीज डिफरेंसेस हाउएवर कैन बी रिवील्ड थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ एक्चुअल टेक्स्ट रेदर देन एनी इंट्रोड्यूशन। ठीक है, अब इसमें बेसिकली ये नहीं है कि हम जो है वो सारा पकड़ें और हमें पता चल जाए कि इसमें इस तरह की वोकैबुलरी, इसमें इस तरह की वोकैबुलरी। नहीं, हमें उनके टेक्स्ट का एनालिसिस करके जो है ना दैन ही हम रिवील कर सकते हैं कि इनमें किस तरह की वोकैबुलरी यूज़ हुई है और टेक्निकल वर्ड्स हैं या नॉर्मल हैं या जनरल हैं या स्पेसिफिक हैं। तो हम ये सारी चीज़ें जो है वो इसके लिए जनरल एनालिसिस करते हैं। तो ठीक है, इसको हम कहते हैं जनरल एनालिसिस, जिसमें हम जो है वो किसी ख़ास पार्टिकुलर सिचुएशन में यूज़ होने वाली लैंग्वेज जो कि हमारा जनरल होता है उसका एनालिसिस करते हैं, उसको रिवील करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जो है वो अच्छे से समझना है। बाकी सारा मैं जो है वो इसलिए जल्दी जो है वो कर रही हूँ ताकि, क्योंकि इसमें बेसिकली कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। जिस जनर की डिफ़ाइन करनी थी आपने स्टार्ट में, उसके बाद जो है वो आप लोगों ने जो तीन साइंटिस्ट, तीन रिसर्चर्स थे उनके जस्ट जो है वो काम करना था कि उन्होंने क्या कहा। दैन उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जनरेस था, वो आपने देखना था कि इसमें रिलेशनशिप क्या है। टाइपिफिकेशन की डिफ़ाइन देखनी थी। और एक कार्स जो है क्रिएटर रिसर्च स्पेस कार्स, ये जो है वो एब्रीविएशन आप लोगों को पेपर में आ जाती है। लैंग्वेज एंड राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग, लैंग्वेज और एकेडमिक राइटिंग का आपस में क्या रिलेशनशिप है। डिफरेंट एकेडमिक राइटिंग के हिसाब से डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एकेडमिक राइटिंग एंड मेटा डिस्कोर्स। अब मेटा डिस्कोर्स क्या होता है? मेटा डिस्कोर्स होता है बेसिकली हमारी जो है ना मुख्तलिफ मखसूस लैंग्वेजेस जो है वो हम यूज़ करते हैं, हम मखसूस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं जब अपने ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए, तो वो हमारा होता है मेटा डिस्कोर्स। ठीक है, द टर्म मेटा डिस्कोर्स वाज कॉइन्ड बाय द लिंग्विस्टिक जेलिंग हारिस। अब डिस्कोर्स की तरह मेटा डिस्कोर्स भी जेलिंग हारिस ने ही दिया था। ठीक है, टू डिस्क्राइब द वे इन विच राइटर स्पीकर ट्राइज टू गाइड देयर ऑडियंस परसेप्शंस ऑफ देयर टेक्स्ट। अब वो तरीके जिनसे राइटर या स्पीकर अपनी ऑडियंस को गाइड करता है, उनकी ब्रेन मैपिंग करता है और अपने टेक्स्ट में। ठीक है, तो वो हमारे वो तरीके जो होते हैं ना वो हमारा मेटा डिस्कोर्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू हाईलैंड, मेटा डिस्कोर्स इंक्लूड्स इंटरेक्टिव रिटोरिकल फीचर्स एंड इंटरेक्शन। अब इसमें ना दो तरह के जो है वो मेटा डिस्कोर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक होता है इंटरेक्टिव मेटा डिस्कोर्स और दूसरा होता है इंटरेक्शनल। ठीक है, एंड विच रिफ्लेक्ट द राइटर्स अवेयरनेस ऑफ देयर ऑडियंस, इट्स इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेशन, इंटरेक्शन, रिटोरिकल स्ट्रेटजीज। ठीक हो गया। Interactive meta discourse further guides the reader how to understand ways of expressing relationship between classes, stages of text, information. अब इंटरेक्टिव मेटा डिस्कोर्स में ना हम बेसिकली ये दिखाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ लिखा है, हम कुछ लिख रहे हैं या तीसरी लिख रहे हैं, हम उसमें ये कहते हैं कि इस बंदे ने
एज़ मैंशनड अबव, जैसे कि पहले बताया गया कि इसने ये किया, तो पहले क्या बताया गया, ऑब्वियसली हम जो है वो पिछले टेक्स्ट के साथ रीडर को जो है वो उसको इंगेज करके उसका इंटरेस्ट डेवलप करके लेके जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह की हम क्लासेस, इस तरह की फ्रेजेस यूज़ करते हैं, इस तरह के टेक्स्ट यूज़ करते हैं कि जैसे हाउ एज़ मैंशनड अबव, एज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड, एज़ द राइटर, राइटर का नेम लिख देते हैं, डिस्कस्ड इन 19। तो मतलब ये कि हमारे वो बोलने से वो बंदा जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो वाली चीज़ को जाके पढ़ेगा, ठीक है। तो ये होता है इंटरेक्टिव मेटा डिस्कोर्स रिसोर्स, जिससे हम जो है वो रीडर को इंगेज रखते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है इंटरेक्शनल मेटा डिस्कोर्स। इंटरेक्शनल मेटा डिस्कोर्स रिसोर्सेज फर्दर इंक्लूड द वेज इन विच राइटर्स एक्सप्रेस देयर स्टांस टूवर्ड्स देयर व्हाट दे आर सेइंग, एज वेल एज हाउ दे एक्सप्लिसिटली इंगेज विद द एंड एड्रेस देयर रीडर्स, ठीक हो गया। अब इंटरेक्शनल मेटा डिस्कोर्स में ना बेसिकली हम प्रीवियस टेक्स्ट को या प्रीवियस इंफॉर्मेशन को हम नहीं लेके आते, बल्कि हम अपना स्टांस, अपना मकसद बताते हैं कि इसमें फ्रेजेस यूज़ होते हैं लाइक इट सीम्ड लाइक, आई सजेस्ट, और लाइक अकॉर्डिंग टू मी, या हम कह देते हैं कि एक्चुअली या हम कह देते हैं कि क्लियरली, ठीक है। इट क्लियरली शोज़, क्लियरली का मतलब है कि हम अपने तरफ से अपना स्टांस, अपना जो है वो बयान कर रहे हैं कि ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। मतलब अपनी तरफ से जो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो हम इसमें देते हैं, और इस तरह से ऑडियंस को जो है वो हम इंगेज रखते हैं। कोई बात कह दी, उसमें क्लियरली का यूज़ कर दिया, तो ऑडियंस को लगेगा कि ये क्लियरली ये चीज़ जो है वो क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मेटा डिस्कोर्स के दो टाइप्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी डिफाइंस आ जाती हैं, आपने इनको समझना है, और इनके जो एग्जांपल्स मैंने दी हैं वही आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इन दोनों टाइप्स से जो हमारे ड्राइव होते हैं दो डेफिनेशंस, वो हैं स्टांस और इंगेजमेंट, ठीक है। स्टांस मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि स्टांस अपना मौक़िफ़ बयान करना ही होता है स्टांस, ठीक है। इज़ द वेज इन विच राइटर प्रेजेंट देमसेल्फ और कन्वे देयर जजमेंट्स, ओपिनियंस, कमिटमेंट्स टू देयर ओन एंड अदर पीपल्स वर्क। ऑब्वियसली किसी अपने काम पे या फिर दूसरों के काम पे अपनी जजमेंट्स, अपनी ओपिनियंस बयान करना, अपनी राय देना, और अपनी कमिटमेंट्स जो है वो बयान करना, इसको हम कहते हैं स्टांस। इन डूइंग सो अ राइटर में आइदर इंट्रीड्यूस टू स्टैम्प देयर पर्सनल अथॉरिटी ऑन देयर आर्ग्यूमेंट्स, ओके। इसमें पर्सनल अथॉरिटी लाइक हम जो है वो ख़ुद को दूसरों के आर्ग्यूमेंट, अपने आर्ग्यूमेंट्स में जो है वो अपनी अथॉरिटी को भी जो है वो बयान करते हैं, ठीक है, शो करते हैं। सही हो गया। जैसे हम कह रहे हैं कि इट सीम लाइक, या हम कह देते कि आई आर्ग्यू डैट, मैं आर्ग्यू करता हूँ, तो उसमें हम अपने आप को भी तो लेके आ रहे हैं ना, कि हम एक किसी चीज़ के जो है वो उसमें अगर हम जजमेंट दें या ओपिनियन दें, तो ऑब्वियसली हम अपनी तरफ से दे रहे होते हैं, तो उसमें सारा जो है वो अपना किरदार होता है। तो ये हमारा जो है वो मौक़िफ़ आ जाता है। इंगेजमेंट क्या होती है? इंगेजमेंट इज़ अ स्ट्रेटजी राइटर्स यूज़ टू इंगेज, एक्नॉलेज एंड रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ देयर रीडर्स, पुलिंग देम अलॉन्ग विद देयर आर्ग्यूमेंट, फोकसिंग देयर। अब इंगेजमेंट में ना बेसिकली हम इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इस तरह के फ्रेजेस यूज़ करते हैं कि ऑडियंस जो है ना वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, उसको ये देखने के लिए कि ऑडियंस आपके साथ इंगेज है, ऑडियंस आपकी तरफ अटेंटिव है। तो इस तरह की हम जो है वो मतलब सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। अब इंगेजमेंट में हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि अगर कोई ऐड चल रही है या हम किसी को अपनी तरफ, अपने काम की तरफ अट्रैक्ट करना चाहें, तो हम कहेंगे दिस इज़ द गेम चेंजर, लेट्स एक्सप्लोर फर्दर। आए इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। तो ये सुनने वाला जो है वो पहले गेम चेंजर से ही जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर वो चाहेगा कि मैं मज़ीद भी एक्सप्लोर करूँ चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ें, इस तरह की जो वर्ड्स, इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं अपनी डिस्कोर्स में लोगों को इंगेज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक नंबर 30। इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे कि जनरल एनालिसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ये जल्दी से हम गो थ्रू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप हाउएवर इज़ टू कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ डिस्कोर्स। सबसे पहला स्टेप में जो है वो हमने सैम्पल्स जो है वो कलेक्ट करने होते हैं डिस्कोर्स के, जनरे के, ठीक है। इसमें टेक्स्ट ले लें या कोई स्टोरी ले लें या फ्रेजेस ले लें, जो भी चीज़ है ना जिसको आपने एनालिसिस करना है उसको आपने पहले कलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें ये देखें, Bhatia suggests taking a few randomly chosen sample for exploratory investigation, a single typical text for detailed analysis और larger sample text for specified features। अब अगर हमने जो है वो एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस करना है ना, कोई चीज़ एक्सप्लोर करनी है किसी ख़ास मकसद पे, फॉर एग्जांपल अगर कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी इस टेक्स्ट में है, तो हमने वो वाला टेक्स्ट जो है वो निकालना है अंदर से,
कि उसमें जिसमें वो प्रॉब्लम जो है वो वाज़ह तौर पे बयान की गई है, फिर ही हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो ये रैंडमली चूज़न टेक्स्ट होते हैं जिसको हम एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो चूज़ करते हैं। उसके बाद एक सिंगल टेक्स्ट होता है जिसको हम फिर सारा का सारा टेक्स्ट जो होता है हमारा उसका हमने डिटेल एनालिसिस करना होता है। और उसमें लार्जर जो टेक्स्ट होते हैं ना, उसमें उसमें से भी हमने स्पेसिफिक फ़ीचर्स, सारे टेक्स्ट के जो भी हमारा फुल टोटली टेक्स्ट होगा ना, उसमें हमने स्पेसिफिक फ़ीचर्स देखने होते हैं कि इसमें ग्रामेटिकल फ़ीचर इसका क्या है, लिंग्विस्टिक फ़ीचर किस तरह के यूज़ किए गए हैं, रिटोरिक फ़ीचर्स कौन से हैं, टोन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिर हमने उसमें एनालाइज़ करनी होती है। उसके लिए हमने सारा टेक्स्ट लेना पड़ता है। ठीक हो गया? तो जस्ट अगर हमने एक चीज़ पे फोकस करना है तो फिर हम एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए रैंडमली अंदर से सैंपल जो है वो चूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है इज़ टू कंसीडर व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन अबाउट द पार्टिकुलर जनरे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हम जो है वो क्रिएट रिसर्च स्पेस जो है वो क्रिएट करते हैं, तो हमें पहले ये ही बताना पड़ेगा कि ये जनरे जो है वो किस सेटिंग में, किस जगह पे हुआ, और इसके साथ साथ प्रीवियस इसमें क्या क्या लोगों ने कहा। प्रीवियस बुक्स को हमने एनालाइज़ करना होता है, प्रीवियस मैनुअल्स को, आर्टिकल्स को देखना होता है, उसमें इन लोगों ने क्या चीज़ इसकी एक्सप्लोर की, क्या कहा, क्या मौक़िफ़ था उनका, उनका क्या पर्सपेक्टिव था, उसको हमने देखना होता है। उसके बाद जो है ना फिर हमने अपनी जो चीज़ होती है उसको वी नेक्स्ट नीड टू रिफाइन द एनालिसिस बाय डिफाइनिंग द स्पीकर एंड राइटर ऑफ द टेक्स्ट एंड ऑडियंस ऑफ द टेक्स्ट एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। अब आगे जो है वो हमने एनालिसिस को मज़ीद जो है वो मतलब रिफ़ाइन करने के लिए हमें ऑडियंस को स्पेसिफाई करना होता है, अपनी ऑडियंस को डिफ़ाइन करना होता है कि हमने किसका एनालिसिस कर रहे हैं। इस टेक्स्ट में जिसका एनालिसिस है इसकी ऑडियंस क्या है, आया कि ये अगर स्पीच है तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में किन लोगों के साथ बोली गई और उनके लेवल पे जाके बोलेगी। तो मतलब हमने अपनी ऑडियंस को प्रॉपर्ली जो है वो उसको डिफ़ाइन करना होता है। ठीक है, आप ये अंदर से इसको जो है वो स्टेप में भी लिख सकते हैं अपने रजिस्टर पे, जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ स्टेप्स जो है वो बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वी आल्सो नीड टू कंसीडर द गोल एंड पर्पस ऑफ फोर्थ जो स्टेप है ना, उसमें हमने जो भी टेक्स्ट का पर्पस था या जो भी मौक़िफ़ बोलने वाले का जो मकसद था उसको समझना होता है। ठीक है, दैट इज़ वाई डू द राइटर्स राइट दिस जनरे, वाई डू रीडर्स रीड इट एंड व्हाट पर्पस डज द जनरे हैव फॉर द पीपल्स हु यूज़ इट, फॉर एग्जांपल सम पार्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट रिटन टू मैनिपुलेट। ओके, अब ये कहा गया है कि हमें यहाँ पे ये समझना पड़ता है कि लिखने वाले ने इसे क्यों लिखा, पढ़ने वाले ने इसे क्यों पढ़ा, और जेंडर में जो है वो किस तरह के किन लोगों के लिए ये लिखा गया। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट्स आर रिटन टू मैनिपुलेट अ पार्टिकुलर सोशल क्लास। अब एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो लिखी जाती हैं मतलब, या फिर आप ये कह लें कि अखबारों वगैरह में। ठीक है, उसमें प्रॉपर एक जो है वो वे में लैंग्वेज यूज़ की जाती है ताकि सोशल एक पार्टिकुलर सोशल क्लास और जेंडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, हो सकता है उस एडवर्टाइजमेंट से जो बाकी सोशल लो क्लास के जो पीपल हैं वो अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि उनको इस तरह की एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन जो हाई क्लास है स्पेशली उनको मैनिपुलेट करने के लिए जो है वो उस तरह की लैंग्वेज, इंग्लिश के वर्ड्स और इस तरह की चीज़ें यूज़ की हों। ठीक है, तो हमें हर टेक्स्ट का मकसद समझना होता है कि ये क्यों लिखा गया, किन के लिए लिखा गया और किस तरह से लिखा गया। अ फर्दर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज़ टिपिकल डिस्कोर्स पैटर्न्स फॉर द जनरे। अब नेक्स्ट जो है वो हमें जनरे के जो है वो डिस्कोर्स पैटर्न्स को समझना पड़ता है कि जनरे किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसके किस स्ट्रक्चर में एनालाइज किया गया, टोन किस तरह की यूज़ की गई है, हाउ टेक्स्ट टिपिकली ऑर्गेनाइज, हाउ दे आर टिपिकली प्रेजेंटेड, इनको प्रेजेंट किस तरह से किया गया, उनका फॉर्मेट क्या है, लैंग्वेज फीचर्स किस तरह के हैं, तो ये पार्टिकुलर जनरे में किस तरह से अक्कर हुए, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पे देखनी होती है। इन जनरल एनालिसिस वी आल्सो नीड टू फोकस ऑन वैल्यूज़ एंड बिलीव्स एंड असम्पशंस। यहाँ पे जो है वो हम ये नहीं कि जस्ट हम जो है वो टेक्स्ट को एनालिसिस कर लें, बल्कि हमने जो है वो वैल्यू उनके जिनको डिलीवर किया जा रहा है उनकी वैल्यूज़, उनके जो है वो क्या नॉर्म्स हैं, किस तरह की वो चीज़ें जो किस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनके असम्पशंस क्या हैं। तो हमें ऑडियंस को भी जो है वो समझना पड़ता है। ठीक है, तभी हम जान सकेंगे ना कि ऑडियंस पे इसका क्या इफ़ेक्ट होगा जिसमें हम सोशल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, वी शुड आल्सो थिंक अबाउट द नेटवर्क्स ऑफ टेक्स्ट दैट सराउंड द जनरे। अब इसके साथ साथ जो है वो हमें टेक्स्ट के नेटवर्क्स को, टेक्स्ट के जो इंपॉर्टेंट नॉलेज है उसमें किस तरह का नॉलेज डिलीवर किया गया है, एंड टू व्हाट एक्सटेंड नॉलेज ऑफ दीज इज़ इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू बी एबल टू राइट एंड मेक सेंस ऑफ अ पार्टिकुलर जनरे। ठीक है, अब ऑब्वियसली जितने भी टेक्स्ट हैं उनका नेटवर्क हम समझेंगे, उनका कनेक्शन समझेंगे, दैन ही जो है वो हम बता सकते हैं कि पार्टिकुलर जनरे की जो है वो इसका मकसद क्या है, इसकी सेंस क्या बन रही है।
ठीक है, उसका कंप्लीट मीनिंग जो है वो उसको बता सकेंगे। तो ये तो है हमारे सारे स्टेप्स जो कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने हैं। उनमें क्या-क्या चीज़ें जो है वो बताई जाती हैं, इनको आप खुद भी लिख सकती हैं, ठीक है। और जब आप वो उठाएँगे ना लिखा हुआ, तो आपको जल्दी उसमें जो है वो याद हो जाएगा। ये ट्रू फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है और इस पे नोट भी आ जाता होता है कि राइट अ नोट ऑन स्टेप्स इन जनरल एनालिसिस। तो फिर आपने इन पे सारे के सारे स्टेप्स पहले लिख लेने हैं, इनके अंदर एक-एक, दो-दो लाइनें जो है वो फिर लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर 31, द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेनरेस। अब जेनरे का सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, अब इसमें से जो सारे के सारे स्टेप्स हैं ये फर्दर उन्हीं को लेके गया जाया गया है कि सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है एन इम्पोर्टेंट स्टेज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होती है ना, वो सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है इन विच जेनरे इज़ यूज, जिसके अंदर जेनरे को यूज़ किया गया है। ऑब्वियसली जिस तरह का सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होगा ऑडियंस का, उसी तरह से जो है वो जेनरे का स्ट्रक्चर होगा, उसी तरह की टोन होगी। तो अगर हम इसको समझ लेते हैं तो फिर हम ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसको समझ सकते हैं, ठीक है। सेटिंग उसकी, फोकस, पर्सपेक्टिव, रोल, पर्पस, बैकग्राउंड नॉलेज, बिलीव्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो फिर हम इसमें समझ सकते हैं। सेटिंग ऑफ द टेक्स्ट, सबसे पहले हमने जो है वो टेक्स्ट की सेटिंग समझनी है कि द काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी एंड लेवल ऑफ स्टडी, द काइंड ऑफ डिग्री स्टडी कैरिड आउट इन हार्ड सॉफ्ट फॉर्म, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, किस तरह की स्टडी थी, किस तरह के इन्वायरमेंट में जो है वो यूज़ किया गया, किस लेवल की लोगों के साथ जो है वो बोला गया, ये लिखा। अगर आपने थीसिस लिखा है तो हमने देखना पड़ता है कि उस टेक्स्ट की सेटिंग क्या है। क्या वो मास्टर्स लेवल पे लिखा गया, वो मास्टर लेवल पे है तो वो उस तरह की सेटिंग, उस तरह की उसकी स्ट्रक्चर होगा। अगर जो है वो बैचलर लेवल पे है तो वो उस तरह का होगा। अगर वो जो है वो प्रोफेशनल किसी चीज़ के लिए यूज़ किया गया, उसकी वोकैबुलरी और तरह की होगी। डॉक्टरल रिसर्च के लिए है तो और तरह की होगी। इंग्लिश का कोई थीसिस है तो और तरह की होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम सेटिंग ऑफ द टेक्स्ट में पढ़ते हैं, जो है वो देखते हैं, ठीक है। फोकस एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द टेक्स्ट, अब क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मिक्स मेथड। अब फोकस क्या है टेक्स्ट का, ठीक है। रिसर्च क्लेम्स दैट कैन बी मेड, क्लेम्स दैट कैन नॉट बी मेड, फैकल्टी व्यूज़ ऑन व्हाट इज़ अ गुड रिसर्च। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड, इसमें बेसिकली जो है वो हम फोकस देखते हैं टेक्स्ट का क्या है। इसमें फिर जितने भी जो है वो उसमें क्लेम्स होते हैं रिसर्च पे, वो क्वालिटेटिव हों, क्वांटिटेटिव हों या मिक्स्ड हों, या उसमें जितने भी प्रीवियसली क्लेम्स होते हैं उनको हम जो है वो देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि फैकल्टी ने, मतलब उसकी जो भी पहले रिसर्चर्स थे, उन्होंने इसको किस तरह से देखा है, क्या ये गुड रिसर्च है या नहीं, रिसर्च के लिए अच्छा है या नहीं। तो फिर जो है वो उनको लेके चलते हैं। पर्पज़ ऑफ द टेक्स्ट, ऑब्वियसली पर्पज़, इस टेक्स्ट का पर्पज़ क्या था, आया कि ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोला गया, या ख़ुद को साबित करने के लिए, या नॉलेज को डिस्प्ले करने के लिए, या फिर कोई ना कोई इसका कोई और मकसद था। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडियंस रोल एंड पर्पस इन रीडिंग द टेक्स्ट। अब टू जज द क्वालिटी ऑफ रिसर्च, प्राइमरी रीडरशिप ऑफ वन और मोर एग्जामिनीज, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया आपको। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन राइटर्स एंड रीडर्स ऑफ द टेक्स्ट। अब हमारे पास हमने नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करना होता है कि रीडर और राइटर के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमने जो है वो ऑडियंस को स्पेसिफाई करना होता है। स्टूडेंट्स राइटिंग फॉर एक्सपर्ट फॉर एडमिशन टू, हमें देखना होता है कि हम जो है वो किसी एक्सपर्ट को राइट कर रहे हैं, एडमिशन के लिए राइट कर रहे हैं, या फिर जो है वो किसी पे रिसर्च कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो हमारी रिलेशनशिप हमने पहले डिस्कस करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे हम थीसिस राइट करते हैं तो हम जस्ट अपनी यूनिवर्सिटी के लिए राइट करते हैं, हमारा अपना ही जो है ना वो मतलब अपनी सुपरवाइज़र जो है वो उसे चेक करता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी लीडरशिप हो गई। लेकिन अगर हमने किसी और के लिए राइट करना है, लाइक किसी बाहर वाले यूनिवर्सिटी के लिए, या हमारा थीसिस कहीं और प्रेजेंट किया जाएगा, तो वो सेकेंडरी लीडरशिप हो गया, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस, कन्वेंशंस एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर द टेक्स्ट। अब किसी भी टेक्स्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने जो है वो पहले अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रेलेवेंट लिटरेचर, आर क्लियरली डिफाइंड कम्प्रहेंसिव इन्वेस्टिगेशन अप्रेजल, लेवल ऑफ ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। इसमें बेसिकली सारा यही बताया हुआ है कि हमने सबसे पहले लिटरेचर को देखना होता है, प्रीवियस लिटरेचर को देखना होता है। फिर उसके साथ साथ जो है ना वो हमने अपनी उसमें एक स्पेसिफिक रिसर्च मेथड और स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन डिज़ाइन करना होता है कि इस गैप को जो है ना, जो प्रीवियस लिटरेचर में है, उसको फुलफ़िल करने के लिए हम जो है वो ये रिसर्च मेथड, ये रिसर्च टॉपिक होगा हमारा, इस पे हम वर्क करेंगे। फिर उसकी क्या कंक्लूजन्स होंगी, हम उसमें क्या आया कि हम उसको प्रॉपर्ली एड्रेस कर पाएंगे। फिर ईच एंड एवरीथिंग उसमें हमारी लेवल लैंग्वेज की जो है वो एक्यूरेसी किस तरह की होनी चाहिए। तो इसमें प्रॉपर्ली जो है वो हम उसको प्लान करते हैं कि हम इसमें ये चीज़ें करेंगे,
ठीक है। बैकग्राउंड नॉलेज वर्सेस वैल्यूज़ एंड अंडरस्टैंडिंग। इट इज़ अज्यूम्ड स्टूडेंट्स विल शेयर विद देयर रीडर्स व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू देयर रीडर्स, व्हाट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट टू देयर रीडर्स। ठीक है। इसमें हम बेसिकली समझते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो हमें एड्रेस करनी चाहिए, कौन सी चीज़ हमें शेयर करनी चाहिए, इसमें कौन सी चीज़ अभी मतलब ये समझ इस कॉन्टेक्स्ट का तकाजा क्या है, इसमें कौन सी चीज़ हमें जो है वो ज़्यादा एक्सप्लेन करनी चाहिए, कौन सी चीज़ जो है जस्ट जो है वो हमें उसको हाईलाइट करना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें रिलेशनशिप द टेक्स्ट हैज़ विद अदर टेक्स्ट, अब इसमें एक टेक्स्ट का दूसरे टेक्स्ट के साथ रिलेशनशिप समझते हैं। हाउ टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस रिसर्च एंड अदर रिसर्च। अब ये वही आ गया कि हम जो है वो एज़ वैलिड प्रीवियस रिसर्च एक्सेप्टेबल, हम अपनी रिसर्च में ना जो है वो उसको प्रीवियस जो चीज़ें होती हैं ना उसमें से हम रेफरेंसेस देते हैं। ठीक है। ताकि हम अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग बना सकें कि प्रीवियस भी लोगों ने ये देखें ये एक मैथमेटिक है, इस ये भी इसी बात पे मुत्फिक है जिसको हमने डिस्क्राइब किया है। तो इस तरह से हमारा जो अपना टेक्स्ट होता है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी जो मैंने एंड पे समझाई है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वही है स्टेजेस ऑफ जेनरेस। ठीक है। वो आपने अच्छे से कर लेनी है। इसके साथ ही ये देखें जेनर की डिफ़ाइन आ गई, उसके बाद टाइपिफिकेशन की डिफ़ाइन आ गई, उसके बाद जेनरेस, इसके बाद जस्ट यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट लेना है और कुछ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कार्ड्स की मैंने बता दिया, जनरल एनालिसिस वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, किस तरह से एकेडमिक राइटिंग में जनरल डिफरेंट होता है और बाकी राइटिंग्स में ये वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये दो टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद करना है। मेटा डिस्कोर्स, इसकी दो टाइप्स, उसके बाद स्टांस और इंगेजमेंट की डिफ़ाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टांस और इंगेजमेंट की लास्ट टाइम हर बच्चे के पेपर में ये डिफ़ाइंस आई हुई थी, एक ये वाली इंटरेक्टिव और इंटरेक्शनल और दो ये वाली। ठीक है। बाकी स्टेप्स ऑफ जनरल एनालिसिस ये ट्रू फॉल्स में भी आ जाता है कि क्या ये स्टेप, फॉर एग्जांपल अगर वो कहें कि रैंडमली चूजन टेक्स्ट वाज चूजन फॉर एक्सप्लोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये ट्रू है। इस तरह से जो है वो ये ट्रू फॉल्स में भी आ जाता है और इसमें शॉर्ट नोट भी आ जाता है। नेक्स्ट आप लोगों ने ये सारे जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट को किस तरह से, इसमें ना बेसिकली ये जो है ना ये इसमें बताया हुआ है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट को हम एक्सप्लोर करते हुए उसको एनालाइज करते हुए किन स्टेप्स का जो हम एनालिसिस करते हैं। तो इसमें जस्ट आपने इनके नेम्स याद रख लेते हैं, टेक्स्ट की सेटिंग को, उसका फोकस, उसका पर्पस क्या होता है, ऑडियंस कौन सी है, उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर बैकग्राउंड नॉलेज क्या है और इसको हम बैकग्राउंड को किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अब ये लेक्चर जो है वो इजी लग रहा होगा, समझ आ गई होगी कम्प्लीटली। अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।